अंबर नागमाड़िया खलाई सीरीज पार्ट 2। खलाई गार्ड्स ने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और कहा, मुझे हलाक ना करना, मैं रास्ता बताता हूँ। खलाई गन अंबर ने उसकी गर्दन से लगा दी। वो कदम उठाए आगे बढ़ा। केटी भी अंबर के अकब में आ गई। खलाई गार्ड्स ने राहदारी की बंद दीवार के पास जाकर एक पांव की ठोकर मारी। वहां एक रास्ता नुमादार हो गया। अंबर ने सबसे पहले खलाई गार्ड को अंदर जाने को कहा, फिर वो और केटी भी अंदर चले गए। ये वो कमरा था जहां चारों तरफ फुलादी खिड़की वाले सुराख में से जर्द रंग की समंदर की लहरें लहराती बल खाती अंदर दाखिल हो रही थीं। खलाई इंसान ने उस तरफ इशारा कर कहा, तुम लोग यहाँ से बाहर जा सकते हो। केटी ने कहा, अंबर भाई, इसका कोई एतबार नहीं। खलाई गार्ड्स ने कहा, हम सैकड़ों थून सियारे की मखलूक कभी झूठ नहीं बोलते, मैंने ठीक कहा है। खलाई गन हाथ में लिए अंबर ने उसे गौर से देखा, फिर बोला, तुम वापस चले जाओ। खलाई गार्ड्स ने कहा, ये गन मुझे वापस कर दो। अंबर ने खलाई गन का रुख उसकी तरफ कर कहा, अगर तुम यहाँ से ना गए तो मैं तुम पर फायर कर दूंगा। खलाई गार्ड वापस घुमा और तेजी से दीवार वाले सुराख में गायब हो गया। केटी, यहाँ से भाग चलो। अंबर ने केटी का हाथ पकड़ा और इसे लेकर दीवार के चौखटे की तरफ लपका, जहां से जर्द रंग की लहरें बादलों की तरह से अंदर दाखिल होकर फिजा में अपने आप घुल रही थीं। उन्होंने वहां से बाहर छलांग लगा दी। वो एक खुली फिजा में गिरे जहां इर्द गिर्द बूढ़ी पहाड़ियां फैली हुई थीं। केटी, तुम खलाई कैंपस से वाकिफ हो ना? क्या अंदाजा लगा सकती हो कि हमारा खलाई जहाज कहाँ पर है? केटी ने तरीक आसमान पर खुले हुए अंगारों की तरह से सुरख सियारे को देखा और एक तरफ इशारा कर बोली, हमारा खलाई जहाज इस तरफ तकूनी पहाड़ी के दामन में है। अंबर ने केटी को उठाकर अपने कंधे पर बिठाया और दौड़ना शुरू कर दिया। वो इस वक्त एक सरपट घोड़े की तरह से दौड़ रहा था। अंबर को अपनी ताकत के वापस मिल जाने की अजहद खुशी हो रही थी। शायद कई सौ साल के बाद अंबर इस तरह से किसी को कंधे पर उठाकर भागा था। केटी ने सर नीचे कर लिया था। वो अंबर की गर्दन से चिमट गई थी, क्योंकि अंबर वाकई बहुत तेज दौड़ रहा था। नाग सांप की शक्ल में अंबर की गर्दन से रेंग कर उसके सर के बालों में आ गया था। आन की आन में अंबर तकूनी पहाड़ी के दामन में पहुंच गया। जो ही वो पहाड़ की ओर से निकलकर इसकी गहरी खड्ड वाली दीवार के पास आया तो केटी ने खुशी से चिल्लाकर कहा, वो है हमारा खलाई जहाज। नाग ने सांप की आवाज में अंबर से कहा, खुदा के लिए अब तो रुक जाओ, मेरे बूढ़े जिस्म की कमजोर हड्डियां दुखने लगी हैं। अंबर ने अपनी रफ्तार कम कर दी और वो खलाई जहाज के बिल्कुल करीब जाकर रुक गया। खलाई जहाज की सीढ़ी ऊपर को उठी हुई थी। केटी ने कहा, लगता है अंदर कोई है। वो देखो अंबर, इंजन रूम में एक जगह सबज रोशनी हो रही है। इंजन रूम के ऊपर वाली तकूनी खिड़की के शीशे में हल्की सबज रोशनी हो रही थी। खलाई जहाज में तो कोई भी नहीं था, फिर ये सबज बत्ती किसने रोशन कर रखी है? अंबर ने कहा। केटी बोली, कहीं कोई यहाँ की खलाई मखलूक तो नहीं अंदर चले गई? नाग, जो अंबर की गर्दन से लिपटा था, बोला, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। अंबर और केटी खलाई जहाज के एग्जॉस्ट पाइप की तरफ आ गए। अंबर ने नाग को गर्दन से उतार दिया और कहा, अपना ख्याल रखना, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो जहाज का दरवाजा खोल देने की कोशिश करना। नाग आहिस्ता आहिस्ता रेंगता एग्जॉस्ट पाइप के अंदर दाखिल हो गया। बूढ़ा सांप होने की वजह से उसकी चाल बड़ी सुस्त थी। पाइप में रेंगता वो जहाज की रॉकेट बेल्ट में से गुजरकर इंजन रूम की बैक में आ गया। यहाँ से वो फर्श पर रेंगते रेंगते इंजन रूम से निकल गया। फिर जब कॉकपिट कैबिन के करीब आया तो देखा कि कैबिन में सबज रोशनी हो रही है और इसका दरवाजा थोड़ा सा खुला है। नाग ने दरवाजे में से झांक कर देखा, एक इंसानों जैसी शक्ल वाली लड़की खलाबाज की सीट पर बैठी कंप्यूटर पर झुकी है। नाग तो दंग रह गया कि ये इंसानों की शक्ल वाली लड़की यहाँ से कहाँ आ गई। नाग उसकी शक्ल का एक रुख ही देख रहा था। वो एक खूबसूरत लड़की थी और चेहरे पर बड़ी मासूमियत और भोलापन था। नाग खामोशी से रेंगता हुआ इसके पीछे से होकर एकदम फन उठाकर उसके आगे आ गया और जितनी फनकार मार सकता था फनकारने लगा। लड़की के चेहरे पर पहले तो जबरदस्त खौफ छा गया, मगर चूंकि फिरौने मिस्र की मम्मी ने उसे नाग, केटी और अंबर के बारे में पहले बता दिया हुआ था, इसीलिए वो समझ गई कि ये नाग है। लड़की शिकाली ने जरा सा मुस्कुराकर कहा, तुम नाग हो ना? केटी और अंबर तो खैरियत से है ना?
नाग और भी ज्यादा हैरान हुआ कि इस लड़की को इन लोगों के नामों का कैसे पता चला। नाग ने एक हल्की सी फनकार मारी और इंसानी शक्ल में आ गया। लड़की शिकाली के सामने अब एक बूढ़ा आदमी फर्श पर बैठा था जिसके चेहरे पर जुड़ियां थी। नाग ने पूछा, तुम कौन हो? तुम हमारे बारे में क्या जानती हो? कैसे जानती हो? शिकाली ने नाग को सारी कहानी बयान कर दी और कहा, मम्मी तुम्हारी तलाश में गई थी मगर अभी तक वापस नहीं आई। वो जरूर किसी मुश्किल में फंस गई है। नाग ने कहा, मैं अंबर और केटी को ऊपर बुलाता हूँ। नाग ने खलाई जहाज का दरवाजा खोल दिया। सीढ़ी अपने आप नीचे चले गई। अंबर और केटी जब खलाई जहाज में आए तो नाग ने उसका तारुफ शिकाली से करवाया। शिकाली ने अपनी दास्तान बयान की, फिर फिरौने मिस्र की मम्मी के बारे में बताया कि वो इनको ढूंढने गई थी। अंबर ने कहा, तुम कब से इस यारे सैक्रोथून में हो? शिकाली ने जवाब दिया, मुझे 1 माह हुए यहाँ अगवा कर लाया गया था। अगर फिरौने मिस्र की मम्मी मेरी मदद ना करती तो मैं अब तक जिंदा ना होती। फिर शिकाली ने केटी की तरफ देखकर कहा, तुम्हारी शक्ल ही से मुझे पता चल गया था कि तुम किसी खलाए सियारे की मखलूक हो। तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि असल में तुम्हारी आंखें चौकोर हैं। केटी ने कहा, शिकाली तुमने बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया है। मेरी नीली आंखें चौकोर थी, लेकिन यहाँ मेरी मुलाकात एक ऐसे जिन दोस्त से हो गई जिसकी वजह से मेरी आंखें अब चौकोर नहीं रही। बहरहाल ये एक लंबी कहानी है। अंबर ने पूछा, शिकाली क्या तुम बता सकती हो कि फिरौने मिस्र की मम्मी बड़ी कैसे हुई? ये मुझे कुछ नहीं मालूम, शिकाली ने कहा। जब वो मेरे पास लेबॉर्ट्री में आई थी तो वो बड़े कद की थी। केटी कहने लगी, अब सवाल ये है कि इसे कहाँ ढूंढा जाए। वो जरूर इस जर्द ताज वाली मकरूहा औरत के काबू में आ गई है। शिकाली ने कहा। नाग आरामदेह कुर्सी पर बैठ गया। मैं अगर बुरा ना होता तो जरूर उसे तलाश करने जाता, लेकिन मेरा तो अपना बुरा हाल हो रहा है। अंबर बोला, तुम लोग इस जगह बैठो, मैं मम्मी को ढूंढने जाता हूँ। केटी ने फौरन कहा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। नहीं नहीं केटी, अंबर बोला, तुम्हें इस खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारे पास 2 खलाई पिस्तौल मौजूद हैं। तुम यहाँ अपनी हिफाजत कर सकती हो। वैसे इस खलाई जहाज की बॉडी पर किसी एटमी शुआ का असर नहीं होता। खलाई जहाज के दरवाजे बंद रखना। मैं मम्मी को लेकर आ गया तो जहाज की फुलादी टांग पर हाथ मारूंगा, तुम दरवाजा खोल देना। नाग ने कहा, अपनी हिफाजत करना अंबर। तुम्हें पूरे कद में देखकर हम सबको बड़ी खुशी हुई है। अंबर बोला, इसी वजह से मेरी खोई हुई सारी ताकत वापस आ गई है और मुझे सिवाय अल्लाह ताला की और किसी का खौफ नहीं है। मैं अब जा रहा हूँ। अंबर खलाई गन लिए बगैर खलाई जहाज से नीचे उतर आया। इस सारे सियारे पर जैसे वक्त थम गया था। आसमान पर सितारे इसी तरह से खुले हुए थे और इनका रंग सुर्ख सा था। वही बुरे रंग की हल्की जर्दी माइल रोशनी बिखरी हुई थी। जर्द धुंध की लहरें फिजा में लहराती बलखाती गुजर रही थीं। अंबर जिधर से केटी को लेकर वापस आया था उधर ही को चल पड़ा। उसका ख्याल था कि वो लेबॉर्ट्री वाली दीवार के शिगाफ से तय खाने में दाखिल हो जाएगा और फिर फिरौने मिस्र की मम्मी को तलाश करने की कोशिश करेगा। बूढ़े और जर्द पत्थरों वाले मैदान से गुजरकर अंबर बड़ी आसानी और तेजी के साथ जर्द धुंध की लहरों वाले शिगाफ पर पहुंच गया। जर्द धुंध की लहरें शिगाफ के अंदर दाखिल हो रही थी और अंदर की फिजा में जाते ही तहलील हो जाती थी, यानी फिजा में जज़ब हो जाती थी। अंबर को अभी तक रास्ते में कोई खलाई गार्ड नहीं मिला था। वो शिगाफ में से गुजरकर अंदर चला गया। वो इस कमरे से बाहर निकलने ही लगा था कि अचानक ठटक कर एक तरफ हो गया। उसने एक खलाई गार्ड को देखा जो एक मशीन के डायल पर झुका हुआ था। वो कंप्यूटर के पुर्जों को ठीक कर रहा था। इस खलाई गार्ड ने भी दूसरी खलाई गार्ड की तरह से जर्द नायलॉन का खलाई लिबास पहन रखा था। इसका चेहरा भी इस खलाई लिबास में छुपा हुआ था, सिर्फ आंखें नजर आती थी। सर पर एक गोल खलाई हेलमेट था। हेलमेट के साथ खलाई गन लटक रही थी। अंबर को ख्याल आया कि अगर वो इस खलाई गार्ड का लिबास खुद पहन ले तो इस फिरौने मिस्र की मम्मी को तलाश करने में आसानी होगी। दूसरी सूरत में इसे कदम कदम पर खलाई मखलूक का मुकाबला करना पड़ेगा और ये भी हो सकता है कि वो किसी नई मुसीबत में फंस जाए। अंबर के सामने वो एक ही खलाई गार्ड इस वक्त मौजूद था जिसका खलाई लिबास उतार कर वो खुद पहन सकता था। अंबर दबे पांव चलता खलाई गार्ड के पीछे आ गया। अचानक गार्ड ने घूमकर पीछे देखा, मगर उसके साथ ही इसके सर पर अंबर का हथौड़े जैसा मुक्का अपना काम दिखा चुका था। खलाई गार्ड बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा। अंबर उसे घसीटकर पीछे ले गया। वहां जाकर उसने उसका लिबास उतारकर खुद पहना और इसे अपना लिबास पहना दिया। इसके बाद इसके दोनों हाथ पांव कसकर बांध दिए और मुंह में रुमाल ठूंस दिया, यहाँ तक कि वो होश में आने पर किसी को आवाज भी ना दे सके।
اب अंबर खुद एक खलाई गार्ड बन गया था। मशीन के करीब आकर उसने कंप्यूटर को देखा जिसकी ये खलाई गार्ड मरम्मत कर रहा था। अंबर ने उसे बंद कर दिया और कमरे से निकलकर राहदारी में आ गया। यहाँ सामने से एक दूसरा खलाई गार्ड तेज तेज चला आ रहा था। उसने अंबर की तरफ देखकर कहा, महाथून जल्द ही चलो, क्वीन तुम्हें बुला रही है। अंबर कुछ सोचे समझे बगैर उसके साथ चलने लगा। वो एक दरवाजे में से गुजरकर एक ऐसे कमरे में पहुंचा जो लंबूतरा था और जिसकी छत पर कई बल्ब लगे थे। दीवार में एक सुरंग सी बनी थी जिसमें शीशे का एक कैप्सूल मौजूद था। जर्द ताश वाली औरत अपने 4 मुहाफिजों के साथ वहां खड़ी थी। वो गुस्से में थी। अंबर को देखते ही बोली, महाथून तुम कहाँ गायब हो गए थे? अंबर ने उसकी जुबान में आहिस्ता से कहा, मैं कंप्यूटर ठीक कर रहा था। बकवास बंद करो। तुम नहीं जानते कि जिस काम पर मैं तुम्हें बेच रही हूँ वो सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं कर सकता। तुमने फिर भी मुझसे इंतजार करवाया। अंबर कुछ कहने ही लगा था कि जर्द ताज वाली औरत ने जिरक कर कहा, अब खामोश रहो और अपने मिशन पर जाओ। खबरदार इस मिशन से नाकाम मत लौटना। अंबर को कुछ नहीं मालूम था कि इसे किस मिशन पर भेजा जा रहा है। वो खामोश खड़ा रहा। औरत ने गुस्से से कहा, अब बैठते क्यों नहीं कैप्सूल में? अंबर जल्दी से कैप्सूल की तरफ बढ़ा जो दीवार की सुरंग में खड़ा था। ये कैप्सूल एक नन्ही सी रेलगाड़ी के डिब्बे की तरह से वहां पड़ा था। इसके साथ दूसरा हवाई गार्ड भी मौजूद था जो इसे बुलाकर लाया था। दोनों कैप्सूल में बैठ गए। दूसरे खलाई गार्ड ने एक बटन दबाया। कैप्सूल बिजली की रफ्तार के साथ सुरंग में भागने लगा। ये कैप्सूल जमीन के नीचे ढलान पर दौड़ने लगा। आखिर जगहों पर से मोड़ता कैप्सूल एक राहदारी में जाकर रुक गया। अंबर और खलाई गार्ड बाहर आ गए। अंबर सोच रहा था कि वो आगे किधर को जाएगा। इसे तो अपने मिशन का पता भी नहीं था। इसके साथ ही खलाई गार्ड ने कहा, महाथून तुम हिचकिचा क्यों रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि सामने वाले मुर्दा खाने में तुम्हारा शिकार तुम्हारा साइंसी तजुर्बे का इंतजार कर रहा है? अंबर तेजी से सामने वाले कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाजा बंद था। करीब पहुंचते ही दरवाजा अपने आप उठ गया। दोनों खलाई गार्ड अंदर चले गए। ये मुर्दा खाने का दरवाजा था और ये बंद हो गया। अंबर ये देखकर हैरान हो गया कि मुर्दा खाने की अलमारियों में कई इंसानी खोपड़ियां थीं। उनके नीचे लिखा था, सियारे जमीन के इन इंसानों की खोपड़ियां जो अगवा कर यहाँ लाए गए। अंबर आगे बढ़ा तो इसे और ज्यादा हैरानी हुई क्योंकि स्ट्रेचर पर फिरौने मिस्र की मम्मी पड़ी थी। खलाई गार्ड ने अंबर से कहा, महाथून अपना ऑपरेशन शुरू करो। अंबर ने देखा कि स्ट्रेचर के करीब मेज पर तरह तरह के औजार पड़े थे। अंबर ने मम्मी को हाथ लगाया तो वो बर्फ की तरह से ठंडी थी। उसके हाथ लगने से मम्मी ने अपनी आंखें खोलकर अंबर को देखा। खलाई गार्ड सामने वाले शेल्फ में किसी शय को तलाश कर रहा था। अंबर ने मम्मी के कान के करीब झुककर कहा, मुकद्दस मम्मी, मैं अंबर हूँ, घबराओ नहीं। फिरौने मिस्र की मम्मी की आंखों में चमक सी आ गई। उसने धीमी सरगोशी में कहा, ये संगदिल औरत जमीन के इंसानों और मुर्दा मम्मियों की खोपड़ियां जमा कर रही है। वो खोपड़ियों की हड्डियों से एक ऐसा सफूफ तैयार करने की कोशिश कर रही है जिसके खाने से उसके जिस्म में इतनी ताकत आ जाएगी कि इसे कोई शिकस्त नहीं दे सकेगा। अंबर कुछ कहने ही वाला था कि दूसरा खलाई गार्ड इसके पास आ गया और बोला, ये तुम किससे बातें कर रहे हो महाथून? अंबर ने जवाब दिया, किसी से नहीं। तो फिर क्या सोच रहे हो? इस मुर्दे की खोपड़ी क्यों नहीं उतारते? उतारता हूँ। ये कहकर अंबर ने एक औजार हाथ में पकड़ा और खलाई गार्ड से कहा, शेल्फ में से प्लास्टर का रुमाल निकाल लाओ। जो ही खलाई गार्ड शेल्फ की तरफ घुमा, अंबर ने इसकी गर्दन को दबोच लिया। खलाई गार्ड तड़पा। इसने अपनी बेल्ट में से खलाई गन निकालकर अंबर पर फायर करने की कोशिश की, मगर अंबर की गिरफ्त इतनी ताकतवर थी कि खलाई गार्ड का सांस ही बंद हो गया और इसके बाजू लटकने लगे। वो बेहोश हो चुका था। अंबर ने उसे फर्श पर डालकर उसकी खलाई गन निकालकर पड़े फेंक दी और फिरौने मिस्र की मम्मी से कहा, क्या तुम उठ सकते हो? फिरौने मिस्र की मम्मी ने कहा, सामने शेल्फ में सब्ज रंग की बोतल में एक दवाई पड़ी है। इसके चंद कतरे मेरे मुंह में टपका दो, मेरी ताकत वापस आ जाएगी। अंबर शेल्फ में से सब्ज रंग की बोतल निकाल लाया। सब्ज दवाई के चंद कतरे हलक में गए तो मम्मी में ताकत आ गई। वो उठकर खड़ी हो गई। अंबर ने कहा, अगर हम कैप्सूल में बैठकर वापस गए तो पकड़े जाएंगे। तुम पर खलाई गार्ड ने फायर कर दिया तो तुम आग में जल जाओगे। फिरौने मिस्र की मम्मी कहने लगी, इस शेल्फ में एक खुफिया बटन है। मैंने एक बार जर्द ताज वाली औरत को इसके पीछे से निकलते देखा है।
अंबर और मम्मी शेल्फ में खुफिया बटन तलाश करने लगे। चौथे शेल्फ में एक जगह सबज बटन ऊपर को उभरा हुआ था। अंबर ने उसे दबाया तो शेल्फ आहिस्ता आहिस्ता बाहर को निकलने लगा। वहाँ एक दरवाजा नुमादार हो गया। दूसरी तरफ एक जीना बना हुआ था जो ऊपर को जाता था। अंबर और मम्मी इस जीने पर चढ़ने लगे। यहाँ धीमी रोशनी थी। जीना एक राहदारी में निकल आया। अचानक पीछे से किसी ने मिस्ट्री मम्मी पर फायर कर दिया। फायर की तेज शुआर सामने वाली दीवार पर लगी, जिससे वहां आग लग गई। अंबर ने पलट कर देखा, अपनी खलाई गन से जवाबी फायर कर दिया। इसके पीछे इसका साथी खलाई गार्ड खड़ा था। अंबर का फायर उसके सीने में जाकर लगा। एक हल्के से धमाके से खलाई गार्ड शोला बनकर भस्म हो गया। अंबर मम्मी को लेकर तेजी से आगे बढ़ा। राहदारी में आग लग गई थी और शोले भड़कने लगे थे। वो तेज तेज कदम उठाते एक बड़े दरवाजे की तरफ बढ़े। यहाँ दो खलाई गार्ड आग को देखकर उनकी तरफ भागे। अंबर ने कहा, जल्दी से आग बुझाओ। खलाई गार्ड ने पूछा, तुम इसे लेकर कहाँ जा रहे हो? क्वीन ने बुलाया है, अंबर बोला। वो मिस्ट्री मम्मी को लेकर दरवाजे की तरफ चला ही था कि खलाई गार्ड को शक पड़ गया। वो खलाई गन निकालकर फायर करने ही वाला था कि अंबर ने एक के बाद दूसरा फायर कर दोनों खलाई गार्डों को वहीं ढेर कर दिया। सामने दरवाजा था, इसे खोलकर अंबर और मम्मी बाहर निकल आए। बाहर खुला मैदान था। वो दोनों अपने खलाई जहाज वाली पहाड़ी की तरफ तेज तेज चलने लगे। जब वो पहाड़ी के करीब पहुंचे तो पीछे मुड़कर देखा, जेरे जमीन तय खाने के खुफिया सुराखों और रोशनदानों में से आग के शोले निकलने लगे थे। वहां से शोर की आवाजें आ रही थीं। दौड़ते हुए वो अपने खलाई जहाज के पास आ गए। अंबर ने जहाज पर 3 बार दस्तक दी। ऊपर केटी और नाक इसी दस्तक का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने फौरन खलाई जहाज का दरवाजा खोल दिया। सीढ़ी अपने आप नीचे आ गई। मम्मी और अंबर सीढ़ी पर चढ़कर जहाज में आ गए। सीढ़ी ऊपर आ गई। दरवाजा बंद कर दिया गया। अंबर ने सुख का सांस लिया। लड़की शिकाली भी वहीं मौजूद थी। फिरौने मिस्र की मम्मी ने कहा, अंबर, मुझे उम्मीद है कि इस लड़की शिकाली से तुम्हारा तारुफ हो चुका होगा। केटी बोली, शिकाली बहन ने खुद ही अपना तारुफ करवा दिया था। ये बड़ी खुशी की बात है कि तुम लोग सही सालम वापस आ गए हो। इतने में बाहर शोर बुलंद हुआ। स्याह सैक्रोथोन के खलाई गार्ड अपनी मलका जरताज वाली औरत के साथ वहां पहुंच गए थे। उन्होंने खलाई जहाज पर फायरिंग शुरू कर दी। खलाई गनों से फायर होते शोले खलाई जहाज की बॉडी से टकराकर धमाके पैदा कर रहे थे, मगर खलाई जहाज पर इस फायरिंग का कोई असर नहीं हो रहा था। अंबर, केटी, शिकाली, नाग और मम्मी खलाई जहाज के कैबिन में आ गए। केटी ने बटन दबाकर खलाई रॉकेट चला दिया। खलाई जहाज के नीचे से एक नीले रंग का जबरदस्त शोला निकला और जहाज अपने आप ऊपर उठने लगा। जहाज के तीनों पाँव जहाज के अंदर चले गए। नीचे से सैकड़ों थोन की खलाई मखलूक इस पर बराबर फायरिंग कर रही थी, मगर खलाई जहाज ऊपर उठता चला जा रहा था। पहाड़ों की चोटियों के ऊपर आकर अंबर और केटी ने नीचे देखा। खलाई मखलूक की लेबॉर्ट्री और दूसरे जेरे जमीन तहखानों में से आग के भड़कते हुए शोले ऊपर बुलंद हो रहे थे। उनका खलाई जहाज देखते देखते कई हजार मील की बुलंदी पर आसमान की वसतों में पहुंच गया। फिरौने मिस्र की मम्मी एक आरामदेह कुर्सी पर बैठ गई। नाग उसके करीब ही दूसरी कुर्सी पर सर झुकाकर बैठ गया। क्योंकि वो बहुत बुरा हो चुका था, इसीलिए ज्यादा बातचीत नहीं कर सकता था। उसे हर वक्त नींद आती रहती थी। कैबर रूम में केटी, अंबर और दूसरे खलाई लड़की शिकाली ही थे। जब उनका खलाई जहाज सैकड़ों थून सियारे से बहुत दूर निकल आया तो अंबर ने केटी से सवाल किया कि अब वो किधर जा रही है। केटी ने कहा कि मुझे महसूस हो रहा है कि खलाई जहाज का रुख किसी दूसरी गैलेक्सी यानी दूसरी कायनात की तरफ है। शिकाली ने डायल और कंप्यूटर की स्क्रीन पर उभरते हुए हिंदुओं को देखा और बोली, अंबर भाई, हमारा जहाज एक खतरनाक सियारे की समत चला जा रहा है। क्या मतलब? अंबर ने चौंक कर पूछा। शिकाली ने कहा, इस कायनात की खुली फिजा में अरबों मील के फासले पर एक ब्लैक होल सियारा है जिसकी कशिश इतनी ज्यादा और क़यामत खेज है कि अगर सैकड़ों थून से भी 100 गुना बड़ा सियारा उसकी हदूद कशिश के करीब से गुजरे तो ब्लैक होल सियारा उसे अपने अंदर खींचकर गुम कर देगा। केटी ने डायल की सुई की तरफ देखते हुए अंबर से कहा,
शिगाली ठीक कह रही है, हमारा रुख इसी खतरनाक ब्लैक होल सियारे की तरफ है। अंबर ने पूछा, क्या हम अपने जहाज को किसी दूसरी समत नहीं डाल सकते? क्या हम इसे वापस अपनी जमीन की तरफ नहीं ले जा सकते? केटी ने कहा, अपनी जमीन की तरफ वापस जाना नामुमकिन है कि जमीन की समत बनाने वाला रडार बंद हो गया है, क्योंकि हम अपनी जमीन से बेहद दूर आ चुके हैं। हाँ, मैं इसे ब्लैक होल सियारे की कशिश से बचाने की कोशिश करती हूँ। शिकाली भी केटी की मदद करने लगी। शिकाली ने कहा, इस ब्लैक स्ट्रीम में मुझे एक ही रास्ता सेफ नजर आ रहा है, और वो है मेरा अपना सियारा सीना थून। अगर तुम खलाई जहाज लेकर मेरे सियारे सीना थून पर चले जाओ तो मेरा बाप तुम्हारी मदद करेगा। हो सकता है वहां से तुम अपनी जमीन की तरफ वापस जा सको। अंबर ने केटी से कहा, शिकाली का ख्याल मुझे पसंद आया है केटी। जहाज का रुख शिकाली के सियारे सीना थून की तरफ मोड़ने की कोशिश करो। अगरचे खतरनाक कशिश वाला सियारा ब्लैक होल अरबों मील के फासले पर था, मगर खलाई जहाज के डायल पर उसकी कशिश अभी से रिकॉर्ड होना शुरू हो गई थी। शिकारी और केटी ने अपने खलाई तजुर्बे से काम लेते हुए खलाई जहाज का रुख इस तरफ मोड़ दिया जहां 10 अरब किलोमीटर के फासले पर शिकाली का सियारा सीना थून वाक़या था।